अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक में कहते हैं आपको खुशामदीद। एक नई सुबह का आगाज़ बहुत सी दुआओं और खुशियों के साथ कि आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपके अहले खाना के लिए भी सलामती का बायस हो। तो जनाब, वैसे तो मुल्क में इतनी सियासी गहमा गहमी है कि एक दफ़ा अगर हमने उस पटरी पर कदम रख दिया तो वापस जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सियासत है ही बहुत सीरियस और इस वक्त सियासी जमातें ही उसको सीरियस नहीं ले रही फ़िलहाल, जितनी सीरियस सूरत हाल है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज एक अच्छी बात से, और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत कॉल है। और वो फरमाते हैं कि सबसे मुश्किल कामों में एक काम है अपने ही इल्म पर अमल करना। होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा इल्म प्रोपेगेट करते हैं जनाब और नसीहतें करते हैं, लेकिन ख़ुद अक्सर उन नसीहतों पर अमल करना भूल जाते हैं। तलकीन उस बात की कीजिए जो आप ख़ुद भी जिस पर अमल करते हो, वरना उस तलकीन का कोई फ़ायदा नहीं। और ये बात सब पर लागू होती है। और अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें जनाब, तो अब मुल्क की सियासत उच्च नहज पर पहुँच चुकी है कि अब आवाज़ें बहुत सख्त हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि डू एंड डाई वाला मामला होने वाला है, या तो हमारी बात माने, या तो हमारे मुतालबात पूरे करें, या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक जमात ये कहती है कि उनके अलावा तमाम लोग मुल्क के वसाइल जो हैं वो हड़प कर चुके हैं और इसलिए उनके वजूद का खात्मा मुल्क के मुफाद में है। दूसरी तरफ से ये आवाज़ आती है कि एक शख्स अपनी ज़ात में इंतकाम का एक सरचश्मा है और जब तक उसका सियासी वजूद ख़त्म नहीं होता, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और इस वक्त सियासी महाजराई खौफनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है। सवाल उठता है कि क्या वजह है कि पीटीआई अब तक एक कामयाब एहतजाजी तहरीक चलाने में नाकाम रही है और फाइनल कॉल खान को देना पड़ी, जो ना सिर्फ उनके लिए रिस्क है बल्कि उनकी जमात के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक ऐसे मौके पर बानिए पीटीआई के घेरा तंग होता अब फाइनल नज़र आ रहा है और अपने कॉल हामियों से उन्होंने 8 फरवरी जैसे रद्द अमल की उम्मीद की है। अब ये उम्मीद पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर ये पूरी हो जाती है तो हुकूमत का रद्द अमल इस पर क्या होगा? ज़राए तो वैसे ये बताते हैं कि कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें गंडापुर साहब बड़े इत्मीनान में नज़र आए और बड़े काम नज़र आए। शायद कुछ पसे पर्दा चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं मुल्की मामलात पर, सज्जाद मीर साहब। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, चल क्या रहा है पसे पर्दा? गंडापुर साहब, मैं आज खबर भी देख रही थी कि कल एपेक्स कमेटी में बड़े मुतमईन नज़र आए, हालांकि जोश खिताबत में वो जितना कुछ कह जाते हैं वो खासा मायनी खेज होता है, लेकिन कल उनकी खामोशी और इतना इत्मीनान, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है? देखें, दो बातें हैं। एक जो कॉल दी गई है इसकी वो वजह उठ सकती है। एक तो इमरान खान का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, अब कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं हो रहा, अब मुकदमात खत्म नहीं हो रहे, ना खत्म होंगे, और जो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किए थे माजी में, अभी हाल ही में, जो हाल के माजी में मेरा मतलब है किए थे, वो भी कामयाब नहीं हुए। लोग अच्छा, हमारा राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ है तकनीकी वजूहात की बिना पर, फिर से इनसे हम बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह अभी सज्जाद मीर साहब भी ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त तभी होगी जब दोनों पार्टीज़ एक मेज़ पर बैठेंगी और हुकूमत जो है वो उनके मुतालबात, जो 3 पॉइंट एजेंडा बेसिकली उनका है कि आप तरमीम को वापस लें, मैंडेट को तकसीम करें, मुकदमात को ख़त्म करें, बानिए पीछे बाहर आए, इस पर हुकूमत कितनी लचक दिखाती है? क्योंकि अगर हुकूमत इस पर लचक नहीं दिखाएगी तो ऑब्वियसली मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर रहेंगे। दूसरी जानब मैं कल देख रही थी कि असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर जो असम्बली हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अब कोई फ़ाइनल कॉल वापस लेने का फ़ैसला तभी होगा जब हमें कोई ठोस चीज़ कोई नज़र आएगी या हमें ये नज़र आएगा। और फिर बैरिस्टर सैफ का बयान मैं देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से करेंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब ना हो। यहाँ पर ये सवाल उठता है और मेरा ख्याल है जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं और आवाम भी ये सोचती है कि जब आवाम अपने वोटों से किसी को मुंतखब करती है तो वो सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब करती है, सियासी जमातों को मुंतखब करती है। इसका मतलब ये है कि सियासी
वर्कर्स को, सियासी पॉलिटिशियंस को अपने राब्ते एक दूसरे के साथ रखने चाहिए, सिवाय इसके कि जब आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें कि आपको किसी की बैक हासिल है, आपको किसी की सपोर्ट हासिल है, वो थोड़ा मामला गलत हो जाता है। सियासी जमातों को सिर्फ सियासी जमातों से ही बात करनी चाहिए। शायद ये बात अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही, क्योंकि 8 फरवरी जैसा रद्द अमल आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स से, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं, लीडरशिप के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। शेख अफजल मरवत ये फरमा भी चुके हैं कि PTI के अंदर ग्रुप है, लॉबिंग है, एक को शायद हलीमा खान भी लीड कर रही हैं, एक को बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। सो 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, बेगुनाह कैदियों की रिहाई का, ये तमाम तक PTI के मुतालबात क्या हुकूमत मानने के लिए राज़ी होगी? ये एक बहुत सवालिया निशान है, क्योंकि जो PTI के कैदी अंदर मौजूद हैं, ज़ाहिरी बात है वो उस 9 मई के लिए मौजूद है जो कि उन्होंने किया, और कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। और ये बड़े दो टोक अंदाज से वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, आर्मी चीफ़ भी कह चुके हैं। सो 24 नवंबर को हम वो करेंगे जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ करते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने कल दिया, और देखते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली इस पर क्या होगी। लेकिन कल तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहाई करने का हुक्म दे दिया गया है। सो सियासी हालात जो हैं वो अब लग रहा है बज़ाहिर कि किसी डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कोई मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खुला रहे, क्योंकि जलाओ घेराव का चाहे मुकदमा हो, उस पर भी पिंडी पुलिस ने बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी है। सजाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद है। सजाद साहब, जी सर, गुफ्तगू का आगाज़ सर वहीं से कीजिएगा। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? फोर्सी तो यही करना है कि जिस तरह माजी में इनकी तमाम तजावीज़ जो थी वो नाकाम होती रही हैं, और इंतहा पसंदी की थी, जैसे कि मैंने गिनवाया कि ये तजवीज़ करना कि आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए वो पिंडी में बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे और गोया हुकूमत बदल के रख देंगे, वो कामयाब नहीं हुआ। एक नहीं, कई तजवीज़ उनकी नाकाम हुई। उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उनकी कोई तजवीज़ कामयाब नहीं होती। उसके बाद असेंबली ने इस्तीफा दिया, दूसरी असेंबली खत्म किया, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को अदालतों के चक्कर लगाए। ये स्कीमें उनकी सियासी तौर पर कामयाब नहीं हो रही, और अब तो कामयाब होने की कोई इम्कान पैदा ही नहीं होता। लड़ाई उनकी, वो कहते हैं मेरी लड़ाई किसी सियासतदान से है ही नहीं, मैं किसी को मानता ही नहीं, सारे चोर चक्के हैं, दफंगे हैं। पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं, नून लीग को भी कहते हैं, किसी को मानते नहीं। कल तक तो मौलाना फजल रहमान को नहीं मानते थे, अब जरा मसलतन उनके बारे में खामोश है। तो ऐसी सूरत में अपने अलावा वो किसी को मानते नहीं है, और चाहते हैं कि क्या चाहते क्या है, चाहते ये है कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। यानी शायद उनकी ये है कि मैंडेट वापस करने का मतलब ये कि उन्हें इख्तियार दे दिया जाए, वो जीते हुए हैं, उन्हें इख्तियार दे दिया जाए। और दूसरा ये है कि उनके कैदी रहा किए जाए, जिसका मतलब ये है, खुलासा ये है कि मुझे रहा कर दिया जाए, और रहा करने के बाद मैंडेट दे दिया जाए, यानी मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये सारी बातें वो कि कौन मानता है? वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। मुझे भी पता ये तारीख का तयन बुशरा बीबी ने की है। उनकी जो रूहानियत विद इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैं ऐसे रूहानियत को नहीं मानता, उसने उनको बताया कि ये 24 तारीख उनके लिए बड़ी साद होगी, इस तारीख को वो कुछ करें तो उसके नतीजे निकल सकते हैं, या उनकी इस कार्रवाई के नतीजे के तौर पर उसका उन्हें नुकसान होगा या क्या होगा। ये सारी वो सूरत हाल है जो बहुत सी बातों को, कुछ लोग तो कहते हैं कि बुशरा बीबी खुद जो कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि इस तरह की बात भी करते हैं, फिर क्या उसके वो पकड़ी जाएंगी, उनके खिलाफ केस है तो हलीमा खान क्या संभाल देंगी, वो फिर ज़ाहिर अंदर जाएंगी तो बाकी पार्टी के लोगों की जान बड़ी चुकी हो जाएगी। क्या सूरत पैदा होगी? एक पार्टी के अंदर ऐसी कन्फ्यूजन है कि पार्टी एज ए पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इमरान खान एग्जिस्ट करता है, और एक नाम के गिर्द तो कोई तहरीक नहीं चला करती ना, और एक नाम के गिर्द कोई मामला जो है वो तय नहीं हुआ करते। और हमारे यहाँ यही मसला है कि एक नाम ही को मरकज बनाकर सब कुछ किया जाना मकसूद है, और ये फिस्तायत ही कहलाती है, फाशिज्म ही कहलाती है। और इसी ने हिटलर को पैदा किया, इसी ने मैसोलिनी को पैदा किया, इसी ने अब जिससे एक्सट्रीम राइट लीडरशिप कहते हैं वेस्ट की, वो पैदा होती है और अपने रकायत दिखाती है।
अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर हो और सूरत ऐसी पैदा हो कि हम कह सकें कि हालात जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। मेरा ख्याल है लाइन पे अब बेहतर आ गए शायद। बिल्कुल सर, आपका भी चेहरा हम देख पा सकते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है, देखिए मैं जब ये मुतालबात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इस पे तो शायद हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है कि एग्री कर जाए या मान जाए, लेकिन इन 3 कंडीशंस पे आपको लगता है हुकूमत इस बैकफुट पे जाएगी, तरमीम वापस ले लेगी? कैदियों को, अगर आप कैदियों को रहा करते हैं, इसका मतलब है कि आप उस स्टैंड से भी पीछे हटते हैं 9 मई के, और आप जानते हैं DGISP ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो 9 मई के मुजरिम है उन्हें सजा मिलेगी। उनका कहना है कैदियों को रहा करना नहीं, कैदी आजम को रहा करे। उन्हें शाह महमूद कुरैशी जो कहा, भाई हमसे ही पूछ लो, यास्मीन राशिद बैठी हुई उनसे पूछ लो, ये इजाज चौधरी बैठे हुए हैं, ये बेचारे महमूद रशीद बैठे हुए हैं, ये लाहौर की ये वो बड़े गल सर रहे और क्यादत जा रही है, अपने बानी से पूछ रहे हैं, यानी एक ही आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये जब सूरत पैदा हो जाती है, देखिए अब यहाँ लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है, उनसे तो बात ही नहीं करनी, लड़ाई आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है, आपकी लड़ाई एक फर्द के खिलाफ है। आपने ये कहा था किसी को चीफ बना दो, उसको चीफ ना बनाओ। क्यों चीफ ना बनाओ? क्योंकि आपके वो पूरे हालात से वाकिफ था। ISI के चीफ के, उसने आपकी सारी रिपोर्ट तैयार करके फाइल बना के आपको पकड़ा दी कि हजूर सारी जितनी करप्शन है उसकी जो रास्ता है वो आपके घर में जाता है। बिल्कुल। आप उसको कर गए और शाम को कहा कि इसको फारग करो। वहां से आपकी लड़ाई शुरू हुई है आज तक। अब 1 to 1 एक लड़ाई आपने पैदा कर दी है। इस तरह को कोई आप किसी ने मरना है आपको रहा करके। आपके मजाज का सबको पता है, आपके अंदाज का सबको पता है। आप रहा होने के बाद क्या तमाशा करेंगे, क्या मुसीबत पैदा करेंगे मुल्क की सूरत। आपको ना मुल्क की परवाह है ना किसी और चीज की परवाह है। आप IMF को खत लिख देते हैं, दुनिया में कांग्रेसमैन से खत लिखवाते हैं, सेनेटर से खत लिखवाते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि आपको ना मुल्क से हमदर्दी है ना किसी और से हमदर्दी है। तो सर एक चीज की तरफ इशारा कीजिएगा, हर सियासी जमात को सियासी जमात से ही बात करनी चाहिए, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि हम बात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, चाहे उनके नुमाइंदे से करें या चाहे मोहसिन नकवी साहब से करें। आप थोड़ा सा अगर आप माजी में जाएं तो ये वही मोहसिन नकवी साहब है जिन पर तमाम तीर और निश्त तनकीद के PTI चलाती रही और आज उनसे बात करना चाहती है। मतलब अब ये है कि वो इतना कंप्रोमाइज तो हो गया ना कि उन्होंने कहा कि हम मोहसिन नकवी से ही बात करने को तैयार है, जिनके बारे में वो नाम सुनने को तैयार नहीं थे। और पहले अगर गाड़ियां निकालते थे 4 आदमियों को 5 आदमियों को, उनमें से मोहसिन नकवी शामिल हुआ करते थे। तो इससे बताया जा सकता है कि वो किस हद तक आगे जाने को तैयार है। लेकिन वो कहते हैं कि किसी न किसी सूरत में मुझे रहा करो, मुझे इक़्तिदार दो। जब रहा नहीं करो इक़्तिदार भी दो। और ये जो एक बयानिया है, ये बयानिया किसी भी सियासतदान का सियासी बयानिया नहीं हो सकता। इस बयानिया के बाद अगर वो समझते हैं कि सियासत कर सकेंगे तो वो और भी मुश्किल दिखाई देता है। इसको तो चल रही है उनकी कड़ी है, वो चल रही है, लेकिन ये है कि वो ज्यादा देर तक ये मामला जो है ना आगे बढ़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। और 24 नवंबर को आपको लगता है एक बड़ा फिगर PTI गैदर कर पाएगी अपने सपोर्टर्स की सूरत में? देखिए ये PTI के सपोर्टर पंजाब में तो पहले भी कभी नहीं निकले। देखिए अगर गाड़ियों में बैठे कुछ लोग मोटरवे पर चढ़ के और अपनी वीडियो बनाते हुए और फिर उस वीडियो को बाद में ऑनलाइन करते हुए आपको नजर आते हैं, उसका मतलब थोड़ा कि मूवमेंट चल रही है। मूवमेंट जो चला करती है, जो इनकलाबी लोग होते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, उनका स्टाइल ही और होता है। ये क्लास ही और है जो इनके साथ क्लास है। और मैं इस क्लास के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये क्लास कोई इनकलाब लाने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, मॉल मेला करने वाली क्लास है और चंद लोग मौजूद हुआ करते हैं। और मुझे तरस भी आता है, इमरान एक बहुत कौमी असासा था, अगर वो सही तौर पर इस्तेमाल किया जाता तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है कि जिससे
कोई व्यक्ति की तौर पर करना मुश्किल हो रहा है हमारा। बिल्कुल सही। सर मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें कि बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अब उनके खिलाफ भी कल मंजूरी दे दी गई है एक जामे ऑपरेशन की। आपको लगता है ये एक सही और बरवक्त फैसला है? बिकॉज़ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग CPAC उसकी सिक्योरिटी भी इसी हवाले से स्टेक पर रही है। देखिए, ये बलूचिस्तान का मसला यकीनी तौर पर बहुत पहले पैदा हो चुका था और उसमें पैदा करने वाले बहुत से लोग शामिल थे। भुट्टो साहब के ज़माने से उसने एक रंग और पकड़ा, मुशर्रफ साहब के ज़माने में और रंग पकड़ा, और अयूब खान के ज़माने में उससे पहले रंग तो और का रंग था। वो अपनी जगह था, शायद कोई सियासतदान आता तो उसको कंट्रोल कर लेता, लेकिन अब तो उसमें गैर मुल्की ताकतें और उन ताकतों का इंटरेस्ट शामिल हो गया है। और वो इंटरेस्ट क्या है? CPAC को नाकाम किया जाए। CPAC को नाकाम करने का इससे बड़ा अंदाजा क्या हो सकता है कि CPAC 3.5 साल जब इमरान हुक्मरान रहे और ग्वादर की बंदरगाह थी उसकी ड्रेजिंग तक नहीं हुई और उसमें मिट्टी भर गई, यानी आपने अपनी बंदरगाह को तबाह कर दिया। और इस दौर में आके दोबारा उसको इस काबिल बनाया गया कि वो ऑपरेटिव हो सके। ऑपरेटिव होगी, चलेगी, इस खौफ ने लोगों को परेशान किया हुआ है। वहां मसला ये था, वो एक पूरा पैकेज था, बंदरगाह थी, बंदरगाह के साथ एयरपोर्ट है ताकि दुनिया का माल वहां आए और वहां से वक्त बचाने के लिए बाई एयर भी जा सके और पैसा बचाने के लिए बाई सी भी जा सके। एक पूरा पैकेज बनता है, वो आपने तबाह करना चाहा। वो इंडियन मोदी तो साफ कहता था कि मैं नहीं चलने दूंगा, हमने उसमें हेल्प की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान अब ने फैसला कर दिया है और दुरुस्त फैसला कर दिया है कि अब हम इस तरह की किसी कोशिश को, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद हम यही करते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल एट द एंड। और बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब आपका, लेकिन इस नोट के साथ नाजरीन के एहतजाज ज़रूर करें। एहतजाज करना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम सबका हक भी है, बुनियादी हक भी है, लेकिन आंखें खोल कर एहतजाज करें। ये ज़रूर देखिए कि आप अगर रोड्स पे आ रहे हैं तो किस मोटिव के तहत आ रहे हैं और क्या ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं कर रहे किसी को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। तू इश्क दा कलमा पढ़ते सही तेनू दुनिया काफिर लग दिए। पंजाबी ज़बान, ये वैसे बाबा बुल्ले शाह का शेर है, और पंजाबी ज़बान हमारी पंजाब की वो बोली है जो हमारे नवाही इलाकों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में आज भी बोली जाती है। बट कहीं ना कहीं आम जिंदगी के अंदर हम उसे अपने बच्चों तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे, और शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि किसी और ज़बान पर ज़्यादा इन्हिसार करके हमें ये लगता है कि हम शायद तरक्की की मनाजिल को छू सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कौमें और जो तहजीबें अपनी ज़बान के साथ जुड़ी रहती हैं वही तरक्की याफ्ता होती है, और हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप जापान देख लें, आप चाइना देख लें, ये लोग अपनी ज़बान के अंदर बात करते हैं, ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं। और अक्सर जब हम लोग या कोई फ़ॉरनर विज़िट के लिए वहाँ पे जाता है तो अक्सर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हमें उनकी ज़बान नहीं आती। एनीवेज़ जनाब, तो लाहौर में जारी थी 3 रोज़ा पंजाबी कॉन्फ्रेंस। पंजाबी ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए इसे मुनक्किद किया गया। इसका हो गया अख्ताम, और बुल्ले शाह की काफ़ियों पर धमाल ने पंजाबी कॉन्फ्रेंस की रौनक भी बढ़ा दी। बहुत सारे मंदूबीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, यहाँ तक कि भारत से भी आए थे। किस रद्द-ए-अमल का वो इजहार कर रहे थे, क्या वो कहते थे, आपको दिखाते हैं। बेटा कॉन्फ्रेंस जो हो रही करा रहे हैं, पाकिस्तानी भी करा रहे हैं, इंडिया भी आ रहा है, अमेरिका चों आ रहे हैं, करा रहे हैं। मैनू बहुत अच्छा लग्या। मैं ये दुआ करना अल्लाह सब नूं ये तौफीक देवे ते अल्लाह ये करांदे रहन, ते फनकार भी आउंदे रहन, ते मीटिंगां आउंदियां रहन, ते अल्लाह ते रल ते इन्हां नूं बाण दी तौफीक अता करे। सब दी मुहब्बत ते खलूस ते प्यार है, सब गल है प्यार दी। मोहब्बत होवेगी सब कुछ वधेगा, मोहब्बत नहीं होवेगी तो
शिरक वधेगा। बस मैं तो ये चाहना कि अल्लाह इन्हों तौफीकां देवे, अल्लाह इन्हों मुहब्बतां देवे ते अल्लाह इन्हों प्यार करने की तौफीक अता फरमावे। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरमन थिंद है ते किते वजों मैं एक जर्नलिस्ट हाँ, एक पत्रकार हाँ, पंजाबी पत्रकार हाँ। ते सब तो वड्डी चीज़ यह है भी असी जमदियां ने गल सुनी है भी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं। तो असी अज जमदियां च हो गए हैं, साडा जन्मदिन तुसीं कह सकते हो क्योंकि असी लाहौर वेख लिया। और सच जाणिओ जदों तक अखी नहीं सी डिठा उदों तक असी उधर जिहड़े लोग इधरों होके जाते सी उन्हां तों यही सुणदे रहे हैं कि उत्थों दे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, वो तुहानूं बहुत सत्कार दिंदे ने। ते वो गल्लां जो सुणीआं सी वो इत्थे सच्ची आके वेखीआं ने, इहदे च कोई दो राय नहीं कि लोग तुहानूं अपणिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ के प्यार करते हैं, तुहाडा सत्कार करते हैं, तुहाडी बहुत कदर है इस धरती के उपर। वैसे भी आपां सारे एक हाँ, साझा पंजाब है, पंजाबी की गल हो रही है तो पंजाब की गल हो रही है। तो ये गल ये प्यार की गल मैनूं लगदा है कि होर अगे तो अगे फैलनी चाहिए है। पंजाबी माँ बोली का छिट्टा, प्यार का छिट्टा आओ पूरी दुनिया च दिंदे आ। पंजाबी जुबान दे विच जिहड़ी माँ बोली इहनूं जिंदा रखण वास्ते सारिਆਂ ਦਾ इकट्ठ हो रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ तो बहुत खुशी हो रही। देखो जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तेरी खुशी लई तैनू छड्डता नी बड़े औखे हो के दिल चों कड्डता सौ लगे मैनू तेरी पैर जे राह च धरिए सौ लगे मैनू तेरी पैर जे राह च धरिए नी दस होर तेरे लई ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਦੱਸ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੜੌਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਅ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਘਾਸ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਆਖ ਬਵਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ੋਰ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆਏ ਦਬ ਲਏ ਨੇ ਸਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਅਭੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੇ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ। ਓ ਜੁੱਤੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਮੜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ओ बल्ले बल्ले बई जे तू मेरी टोर वेखनी और बल्ले बल्ले के जे तू मेरी टोर वेखनी। मैं ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਮਫਿਲ ਉਹ ਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ। 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਅੜਬ ਸਵਾਦਾ ਕੀ ਦੁਖੜੇ ਦੱਸਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖ ਹਰਕਤਾਂ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਕਰੇ ਜੁਗਾਲੀ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ ਨੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो स्मोक में कदरे कमी हुई है। कल ही आपको बताया गया था कि लाहौर और मुल्तान के जो स्कूल्स हैं वो कल से खुल गए हैं, लेकिन स्कूल खुलने का जो वक्त है वो 8:45 बजे से शुरू होगा, उससे पहले स्कूल्स नहीं खुलेंगे और मुकम्मल तौर पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। और चूँकि मेरी भी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे ये 8:45 का टाइम कुछ सूटेबल इसलिए नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के दफातर जो हैं वो 9 बजे शुरू होते हैं और अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन भी कर रहे हैं कि अब वो अपने दफ्तर जाएं या फिर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करें। बहरहाल स्कूल तो अब खुल गए हैं, बच्चों ने तो जाना ही है। नताशा रहमान हमारी नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ की हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नताशा। तो अटेंडेंस अब पूरी है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं स्कूल, कल तो खासी कम रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे शहर लाहौर में पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो स्मोक ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, जिसकी वजह से शहरी भी मुतासिर हो रहे थे और ख़ास तौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, जिसके बाइस हुकूमत पंजाब की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और ऐलान किया गया कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। पहले 1 से लेकर 1 हफ्ते तक की छुट्टियाँ दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि अगर तो स्मोक में कमी ना आई तो छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल स्मोक में कमी ज़रूर आई, हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम थे वो भी किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया कुछ इलाकों में और मुख्तलिफ जो प्लान्स थे सड़कों पे पानी लगाने के वो भी लगाया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शुमाल मगरिब से आने वाली हवाओं की वजह से जो स्मोक थी उसमें कदरे कमी आई, लेकिन इस हद तक कमी नहीं आई कि आप मास्क के बगैर बाहर घूम सकें। तो लिहाजा 1 हफ्ते के बाद स्कूल्स को खोल दिया गया, तालीमी इदारों को खोल दिया गया, लेकिन उनकी जो टाइमिंग्स थी वो चेंज कर दी गई और जो स्कूल्स की टाइमिंग थी वो 8:45 यानी कि आपने स्कूल पहुंचना है और जो छुट्टी होगी वो 1:30 बजे के करीब छुट्टी होगी। ये तो अगर हम बात करें क्लास नर्सरी से क्लास 5th तक की टाइमिंग है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस का जो वो है टाइम टेन्योर वो भी ज़्यादा होता जाता है क्योंकि 6th क्लास से लेकर मैट्रिक तक की जो टाइमिंग है वो 1:45 बजे तक की टाइमिंग थी, जिससे जैसे आपने भी बताया कि वालिदैन को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि वही टाइमिंग बच्चों की स्कूल आने की भी है और वही टाइमिंग पेरेंट्स की ऑफिस जाने की भी है। तो पेरेंट्स हमें कल शिकवा करते हुए भी दिखाई दिए कि पहले तो बच्चों को छुट्टियां दे दी गई स्मोक के बायस और उसके बाद टाइमिंग जो है वो भी चेंज कर दी गई और 1 हफ्ते के बाद स्कूल्स खुले। बच्चे तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन पेरेंट्स थोड़े परेशान थे क्योंकि स्मोक की वजह से अगर बच्चे मास्क उतार देते हैं तो वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो स्कूल इंतज़ामिया है उनकी जानिब से स्ट्रिक्टली ये कहा जा रहा है कि आपने बच्चों को मास्क पहना कर भेजना है
और आप बच्चे जितनी देर क्लास में बैठेंगे वो मास्क लगाकर ही बैठेंगे, मास्क के बगैर आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। और इसके साथ साथ स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो नहीं होंगी, सिर्फ निसाबी सरगर्मियाँ हैं और वो भी क्लासरूम्स के अंदर रहते हुए, क्लासरूम्स के बाहर नहीं होंगी। और इसके साथ साथ चूँकि हम एक क्वालिटी की बात करते हैं तो शहर लाहौर में एक क्वालिटी तकरीबन 2000 के करीब पहुँच गया था, लेकिन अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और कभी जो शहर लाहौर का एक क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब पहुँच जाता है, कभी 400 और कभी 300। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी शहर लाहौर का जो एक क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है सुबह के वक्त में कम था, 350 के करीब था, लेकिन अब चूंकि दोबारा से जो इक्वालिटी इंडेक्स है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया है और वो तकरीबन 600 के करीब पहुंच चुका है। और जो इंडिया का शहर दिल्ली है वो आज पहले नंबर पर हमें फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दिखाई दे रहा है, जबकि शहर लाहौर मुसलसल 2 से 3 रोज़ हो गए हैं कि दूसरे नंबर पर फ़िज़ाई आलूदगी में है। लेकिन ये जो फ़िज़ाई आलूदगी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इक़दामात कर रहे हैं और कम हो रही है फ़िज़ाई आलूदगी, तो मेरे ख्याल से फ़िज़ाई आलूदगी शुरू होने से पहले ये सीज़न अगर आप इक़दामात कर लेते तो ना ही बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता, ना ही बिल्कुल। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात कही नताशा कि पहले से इक़दामात और प्लानिंग ज़रूरी थी, लेकिन चूंकि जब हमारे सर पे पड़ गई और स्मोग इज़ नॉट अ वन डे इशू या फिर 2 हफ्तों में या लॉकडाउन से नहीं हल होना, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी। द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन या इंग्लैंड अगर आपको याद हो तो उसके अंदर एक प्रॉपर प्लान बनाया गया था और उसके बाद ही जो इंग्लैंड है वो स्मोक से फ्री हुआ था। बहरहाल हमें भी ऐसी प्लानिंग दरकार है, लेकिन जब तक स्मोक नहीं जाती आप अभी भी हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए और अपने बच्चों और अपना ख्याल रखिए। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और अब थोड़ी आर्ट और कल्चर से रिलेटेड हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं। ये तो आप जानते हैं कि हमारा मीडिया हो, हमारा ड्रामा हो, हमारी फिल्म हो, वो बेसिकली हमारी कल्चर को भी डिपेक्ट करती है और किसी न किसी तरह हमारी तहजीब को भी डिपेक्ट करती है। और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का और स्पेसिफिकली रील्स का, तो जहाँ पर ऑडियंस का स्पेंड टाइम बहुत कम हो गया है, वहाँ पर वो एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं कि आप जो भी किसी को प्रोवाइड करें वो आउट ऑफ द वे हो या फिर बहुत ही ग्लोबलाइज कोई चीज़ हो। और हमारे ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहकर भी बहुत ज़्यादा शानदार काम कर रहे हैं और मुमताज़ हुसैन साहब उन्हीं में से एक हैं। आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, टीचर भी हैं और पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ यंगस्टर्स को पढ़ाने और उन्हें फिल्म मेकिंग सिखाने। और अगर मैं इनके करियर की बात करूँ तो he has a vast experience of art films और चैनल 9 के लिए एक सीरीज़ भी डिज़ाइन कर चुके हैं। उसके अलावा इनकी आर्ट फिल्म सोल ऑफ सिविलाइजेशन मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम इन न्यूयॉर्क सिटी, क्वीन म्यूज़ियम और मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई जा चुकी है। इसके अलावा नेवाडा फिल्म फेस्टिवल हो, प्रेस्टीज फिल्म फेस्टिवल हो USA का या फिर दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, इनका काम वहाँ पर सेलेक्ट भी हो चुका है और इन्हें पज़ीराई भी उस हवाले से मिल चुकी है। तो अंदाज़ा कीजिए कि कितना रिच एक्सपीरियंस लेके ये USA में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और इंडस वैली की अगर बात करें उस तहजीब को भी दिखाते हैं। तो मेरे साथ जनाब मुमताज़ हुसैन साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इट्स इंडीड हैविंग अ प्लेजर हैविंग यू। आप चूँकि बाहर एक इस्टेब्लिश काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू कम टू पाकिस्तान और यहाँ पर आके बच्चों को वही फिल्म मेकिंग सिखाना? देखें, पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि है। मुझे यहाँ की गलियों ने मेरे लिए इंस्टीट्यूशन है, मैं यहीं से सीखा हूँ। थिएटर, मैं झंग का रहने वाला हूँ, झंग के साथ एक गांव है, वहाँ से मैं ओरिजिनली वहाँ हूँ। अच्छा। और जो पंजाब का थिएटर है उसने मुझे थिएटर की ट्रेनिंग दी है और आप, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल माय ऑडियंस एंड यू कि झंग में मैं शेक्सपियर की 7 ट्रेजेडीज प्ले कर चुका था। ये मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल और फिर जब फर्स्ट ईयर में था। तो यानी कि बहुत पाकिस्तान और स्पेशली मेरा होम टाउन इज़ अ वेरी वर्सटाइल इन आर्ट। थिएटर करते थे हम, फिल्में करते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है ओरिजिनली वो जो बिल्डअप होके, और जब मैं बाहर, मैं लंदन में भी, यूरोप में भी पढ़ता रहा हूँ, फिर मैं आई वाज अ पेंटर इन पेरिस एज वेल। तो वहाँ से होते हुए जब न्यूयॉर्क में गया तो मेरे लिए
जब मैं ये बताता हूँ कि मैंने फाउस्ट का जो है प्ले किया, और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं फाउस्ट प्ले किया है गोएटे का, जब मैं ये कहता हूँ कि डेविल डिसाइपल जो है बर्नार्ड शॉ का मैं झंग में प्ले कर चुका हूँ, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि इतने छोटे से शहर में आप लोग इस तरह करते। तो एक वक्त था कि हम लोगों को जो है ना एनवायरनमेंट ऐसा मिला, और फिर वहाँ हम जाके ये करते रहे। उसके अलावा फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने जो मुझे जो ऑर्गेनाइज़ किया मेरी एस्थेटिक को, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के और इंस्टीट्यूशन उस लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं या वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक जो है तालिब इल्म, एक स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रो करता है, उसका जो विजन शार्प होता है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड अप हो के एक वो कर देती है। मेरे अब रिसेंटली मैं अभी छोड़ के आया हूँ, जो अभी प्ले मैंने वहाँ डिज़ाइन किया है, मेरी कास्टिंग मुकम्मल हो गई है, ब्रॉडवे के ऊपर थिएटर मिला है, मेरी 37 परफॉर्मेंसेस बुक हो चुकी हैं, वहाँ पे मैं प्ले डायरेक्ट You still act या सिर्फ डायरेक्शन करते हैं? खुद भी काम एक्ट करते हैं? No, I don't act. You just direct. Now I'm behind the camera. Behind the camera, right. जी। और मैं बता दूं ब्रॉडवे एक बहुत ही पॉपुलर थिएटर्स हैं और शोज़ हैं, और उनकी टिकट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो लोग जाते हैं वो ख्वाहिश ही करते रह जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स एन ऑनर सर। अच्छा, यहाँ पे जब आप बच्चे टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जिन्हें, उनमें कितना पोटेंशियल देखते हैं? बिकॉज बाहर तो आपने देखा ही एक्सपोजर ऑब्वियसली एक्टर्स, और लेकिन यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कितने टैलेंटेड आपको लगते हैं? मुझे और इंस्टीट्यूशंस का पता नहीं है, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐसी जगह है जिसकी ट्रेनिंग अनयूजुअल है, और उसकी जो ट्रेनिंग है वो एग्जैक्टली इन द बेस ऑफ ए बाहाउस मूवमेंट। एक जर्मनी की अर्ली 90s में एक जो है ना वहाँ पे जो एक आर्ट मूवमेंट चली थी, जिसमें आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, पेंटर, स्कल्प्टर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, वो सारे मिलके उनको एक कोर्स वो सब एक जगह पढ़ते थे, और उसी पे बेस करते हुए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग है, तो फर्स्ट ईयर में चाहे कोई आर्किटेक्ट है, चाहे डिज़ाइनर है, चाहे कुछ है, वो सारे एक जगह पे सारी चीज़ें सीखते हैं। जब उनको बेसिक ट्रेनिंग हर चीज़ की मिलती है, वहाँ का जो पेंटर है उसको पता है कि आर्किटेक्चर क्या है, वहाँ का जो स्कल्प्टर है उसको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर की दी जाती है, जिसको फंडामेंटल कोर्स कहते हैं, वो स्टूडेंट्स की एस्थेटिक को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है। ये नहीं कि शार्प कर देती है उसको, सब चीज़ें जो हैं उसको नज़र आ रही होती हैं। जब वो बेसिक ट्रेनिंग लेके फिर वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में आगे चले जाते हैं, तो ये जो उस स्टूडेंट्स को उनकी जो एस्थेटिक डेवलप की जाती है, आप सिर्फ ये नहीं पेंटर है तो वो पेंटर ही है, वो पेंटर को पता होता है आर्किटेक्चर क्या है, उस पेंटर को पता होता है स्कल्पचर क्या है, उस पेंटर को पता होता है फैशन डिजाइनिंग क्या है। वो जो एस्थेटिक डेवलप होती है इन ऑल अदर फील्ड्स, वो उसकी जो फाउंडेशन मजबूत कर देती है। तो इसलिए मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ, और उसने एक एस्थेटिकली ऑर्गेनाइज करके हमें मार्केट में फेंका है। जब मार्केट में आते हैं तो फिर सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो ये नहीं होते कि जी हम सिर्फ पेंटर ही हैं। तो ये चीज़ें, और इसी चीज़ में आपने जब ऑब्वियसली जब पास आउट किया होगा और जब आप गए होंगे, तो आपके लिए मुश्किलात कदरे ज़्यादा इसलिए होंगी बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था, और उतना एक वास्ट गैप आपके सामने मौजूद होगा वेयर यू हैड टू जंप इन द पूल एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ। लेकिन अब के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा एज ये है कि इंटरनेट की दुनिया खुली है, सोशल मीडिया का खुली है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि उनका जो काम है वो फेस्टिवल्स में कैसे जाए और म्यूजियम्स तक जहाँ पे आप शोकेस कर रहे हैं वो किस तरह जाए, इस हवाले से अगर आप कुछ गाइड करना चाहें। नहीं, देखें अब तो दुनिया और ज़्यादा कनेक्ट हो गई है ना। हाँ। पहले जब हम लोग थे तो उस वक्त एक थोड़ा सा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था कि आर्ट की इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी, आर्ट नहीं इतना बिकता था। अब मैं बात कर रहा हूँ 35 ईयर्स अगो। अब जो है, अब इतनी सेंस डेवलप हो चुकी है इन पाकिस्तान, अब आर्ट खरीदते हैं। अब लोगों में इतनी सेंस है कि वो जो आर्ट को खरीद के कि कौन सा आर्ट अच्छा है कौन सा नहीं है, तो इट डेवलप्स द बिगर। पहले बहुत थोड़ी ऑडियंस होती थी जो आर्ट खरीदा करती थी। तो इसके अलावा जो
इंटरनेट की वजह से जो दुनिया से कनेक्ट हुआ है यहाँ का स्टूडेंट्स जो है, यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ की जो ऑडियंस है, तो उनकी जो एस्थेटिक वो डेवलप हुई है। और यही वजह जो सिनेमा है, जो सिनेमा अब वो ट्रेडिशनल सिनेमा जो पाकिस्तान का था वो अब इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना अब है, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, दुनिया के ऑल जो स्ट्रीमिंग लाइन के ऊपर देखते हैं, तो ऑडियंस की अब सेंस ज़्यादा बेहतर हो गई है। और क्योंकि वो उनका कनेक्शन जो है पूरी दुनिया के साथ मिल गया है, वो इस तरह की फिल्में अब, तो उसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड है वो रेज हुआ है। लेकिन एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम लोग ग्रो कर रहे थे या पढ़ रहे थे, तो उस वक्त सिनेमा की जो ग्रामर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती थी वो बहुत जाहिर होती थी कि जो टीवी के लोग थे वो टीवी के लोग थे, वो सिनेमा में बहुत मुश्किल से एंटर होता था, बहुत मुश्किल से रेडियो इज, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। रेडियो और टीवी स्ट्रीम्स अलग अलग। टीवी होता था, बड़ी स्क्रीन होती थी, उसका एक्टर भी वही होता था, उसका एक्टर सिनेमा में नहीं जाता था, और जब जाता था बहुत रेयर, बहुत कम गए हैं। और उनकी जो द क्वालिटी ऑफ द एक्टिंग वाज एंटायरली डिफरेंट। छोटी स्क्रीन का एक्टर जो था वो बड़ी स्क्रीन पे जाते हुए वो एक्सेप्टेंस बहुत थोड़ी थी। अब जो है वाइस वर्सा हुआ है, अब जो है जो टीवी के सीरियल बना रहे हैं वही फिल्म बना रहे हैं, तो वो जो सिनेमा की जो ग्रामर है वो उस सिनेमा में नहीं मिलती। हाँ। वो जब टीवी के सीरियल जो 13 एपिसोड को कंडेंस करके 1.5 घंटे की फिल्म बना के दे देते, तो इस तरह के जो वो हैं मसले मसाइल। अच्छा सर, अब यहाँ पे पाकिस्तान में जो थिएटर हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली अब एक्सेप्ट जोका, वो थोड़ा सा अदब और लिटरेचर और सोशल इश्यूज को फोकस करता है। यहाँ पे कराची में आर्ट सेंटर वो काम करता है, लेकिन जो वैसे थिएटर हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली नॉट द क्वालिटी थिएटर, और उस कॉमेडी और उस पर चला गया है। जो थिएटर आप कर रहे हैं ब्रॉडवे के अंदर, आई हैड अ चांस टू वॉच फ्यू थिएटर प्लेज इन लंदन, और एक मैसिव बैकग्राउंड और विद इक्विपमेंट और लाइट्स, इवन हर डोमेन आपको खुद बोलती हुई नजर आती है। जी। आपने सोचा है कि वही थिएटर आप पाकिस्तान में भी लेकर आएं, या ऐसे कुछ प्लेस कराएं यहाँ के एक्टर्स के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ? थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि जो मैं थिएटर वहाँ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। मेरा मतलब कि मेरे 3 प्लेज हुए हैं, वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल तो यहाँ भी हैं। नहीं वो तो है, लेकिन एक्सटेंशनलिज्म पे कौन बात करेगा? एक्सटेंशनलिज्म को कौन समझेगा? काफका की ट्रेडिशन को कैसे? वहाँ पे ऑडियंस है। अच्छा, और फिर क्योंकि वहाँ मेरा ऑडियंस अंग्रेजी का है, तो लेकिन बेसिक जो है, जो बेसिस जो हैं वो यहीं से उठी हुई हैं। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, अफसाने लिखता हूँ, मेरी 4 किताबें अफसानों की आ गई हैं। अंग्रेजी की अभी एक किताब पब्लिश हुई है जो बार्न्स एंड नोबल ने पब्लिश की है यूएस में, तो उसको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, लिटरेरी अवार्ड, इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड मिला जो बहुत बड़ा अवार्ड है, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और दूसरा जो है वो उससे भी बड़ा अवार्ड है जो न्यू इंग्लैंड फेस्टिवल्स ने अवार्ड दिया मुझे। अच्छा, उसकी शॉर्ट स्टोरी जो है दोज आर बेस्ड ऑन माई कंट्री, मेरे कल्चर से बहुत ज़्यादा जो है ना। हाँ। वो अच्छा, उनकी जो आउटपुट है, मेरा मतलब है कि मेरा एक प्ले बहुत कामयाब हुआ, बहुत पसंद किया गया वहाँ, लीगल एलियन। अच्छा, लीगल एलियन वो तमाम जो तारकीन वतन हैं वो दूसरे मुल्क में जाके इमिग्रेशन लेने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी ज़बान सेक्रीफाइस करते हैं, अपना कल्चर सेक्रीफाइस करते हैं एक पैसे के लिए। आप उन पैसों के लिए अपना सब कुछ, अपनी रूह जो है वो अपनी रूह मॉर्गेज करके आप क्या लेते हैं? ग्रीन कार्ड लेने के लिए आप सब कुछ अपना दे के। वेरी डाइवर्सिफाइड टॉपिक। हाँ, क्या ये वर्थ करता है? इसी पे मेरा वो जो है ना वो था। बट इन द फिलॉसफी ऑफ द सोशलिज्म कि आप अपनी सेल्फ की रिकग्निशन को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किए। ये जो थिएटर की आप बात कर रहे हैं सर, आई स्टिल रिमेंबर आज से 10 साल पहले नसीरुद्दीन शाह साहब जब लाहौर आए थे तो उन्होंने
इन द वुड्स पे एक ड्रामा थिएटर का यहाँ पर किया था और एक बेंच पे बैठ के वो पूरा ड्रामा जो था 1.5 आवर का वो बेस था एंड वी हैड अ ग्रेटर ऑडियंस एट दैट टाइम। लेकिन टिकट उसकी प्राइसेस थी। इस फैक्टर में भी ज़रा बात करेंगे जो प्राइसिंग का फैक्टर है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। एक ब्रेक हम ले लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। और मेरे और आपके दरमियान जो ज़रिया है बातचीत का वो है टेलीविज़न। और आज टेलीविज़न का यानी कि टीवी का आलमी दिन है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जा रहा है। लेकिन क्या ही बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ टेलीविज़न की अहमियत है तो वैसे ही बरकरार, लेकिन उसकी जगह कुछ सोशल मीडिया ने भी ले ली है, कुछ मोबाइल स्क्रीन से ले ली है, टैब की स्क्रीन से ले ली है। लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि टेलीविज़न अगर हमारी ज़िंदगी में मौजूद ना हो और ये ज़रिया कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का हमारे साथ मौजूद ना हो तो हमारी ज़िंदगी में कुछ रंग कुछ थोड़े से फीके फीके लगते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। सैयद अनवारुल हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, आप उन्हें टीवी पर देखते रहते हैं, हालात हाज़रा पर बात करते हैं, करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। लेकिन आज हम उनसे टेलीविज़न की अहमियत पर बात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब। वैसे तो सर आपका ताल्लुक भी एक ऐसे इदारे से है जिसने पाकिस्तान में टेलीविज़न की और नशरियात की बुनियाद रखी और PTV अपने आप में ही एक लेगेसी रखता है। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि हम कहीं टीवी से दूर तो नहीं हो गए या आज भी टीवी की अहमियत उतनी ही है? बहुत शुक्रिया आपका एंड गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही कहा, 21 नवंबर है आज, टेलीविजन डे है। पाकिस्तान टेलीविजन 26 नवंबर 1964 को इसका क़याम अमल में आया था, तो ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप हम इस वक्त जो एक दूसरे से मुकालमा कर रहे हैं तो वी आर डूइंग इट थ्रू स्काइप। तो आपकी बात सही है कि टेलीविजन की जो अहमियत है वो अपनी जगह मुसलिमा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि हम एक इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं और मीडिया में एक काफ़ी सी चेंज आ रहा है। सोशल मीडिया ने बिलाशुबा एक जगह अपनी बनाई है, सबसे बर्क रफ्तार जरिया बन गया है खबर घरों घरों तक पहुंचाने का। और टेलीविजन में तो फिर कोई थोड़ा सा वक्त लग जाता है ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, मास मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया ने बिलाशुबा अभी हालिया जो अमेरिकी सदारती इलेक्शन है उसमें एक चीज वाज़ेह कर दी है कि अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क्स ने कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्रचार किया, उनकी बड़ी गुफ्तगू दिखाई। लेकिन जो एलॉन मस्क का एक्स है उन्होंने जो है वो अवामी राय आमा को मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में हमवार कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने जहनों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर पाकिस्तान की भी आप बात देखें, सर हम तो शिकार है ना जहन साजी के ऊपर, इसीलिए तो हमने बैन भी कर दिया एक्स। आप बिल्कुल सही कह रही है, बैन भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, आयरनी ऑफ फेट देखें कि बैन के बावजूद हर कोई VPN इस्तेमाल करके जो है वो एक्स को इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैन, ऑफिशियल बैन होने के बावजूद इसकी अहमियत और अफादियत से आप इनकार नहीं कर सकते। टेलीविजन का आपने बात की, आप इससे भी आप देख सकती हैं कि चूंकि यहाँ टेलीविजन आवाम तक इतलात, आगाही और तफरीह फराम करता है, वहीं पर सोशल मीडिया ने एक तरह से जहां वो ये तमाम चीजें फराम कर रहा है वहां पर एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अभी आप VPN का भी जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अब डर लगता है कि इतने अरसे तक मैं इस्तेमाल करती रही हूँ, तो अब तो फतवा भी आ गया है, तो मैं भी एक शरई काम का हिस्सा बनती रही हूँ, तो आप भी सर इस्तेमाल ना कीजिए। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे, पाकिस्तान टेलीविजन की चले अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियसली एक लेगेसी रखता है ये इदारा अपने अंदर। अब चूंकि रिवैम्प भी हो रहा है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, लेकिन हमारे जितने भी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग PTV, आपको लगता है हम वो कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं अपने व्यूअर्स तक जो कि हमारे व्यूअर्स का, हमारे बच्चों का स्पेसिफिकली हक भी है देखना, और हम सही तहजीब, हम अपनी रिवायात उन तक पहुंचा पा रहे हैं उस कंटेंट के जरिए? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें काफी कमी पाई जाती है। आपने नोट किया होगा, आपने बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन की बहुत कमी है। और मैं देख रहा था पिछले चंद दिनों से, क्योंकि हम हालात हाज़रा के हवाले से ये मॉर्निंग शो है, 24 नवंबर की फाइनल कॉल है। आपने देखा है कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, उसकी अपनी खबरी अहमियत है, उसकी अपने तर्जियात हो रही हैं। लेकिन कल बन्नू में 11, 12
हमारे जो फौजी जवान शहीद हुए, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं, आपने देखा कि जो जितनी भी प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग है, और अभी मैं मॉर्निंग शोज भी देख रहा था, उसमें एक एक हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल जो खबर वो ज्यादा लेकर जा रहे हैं। ग्रेट चाउस है, 7 to 11 शोज हैं। आपने जहाँ तक बच्चों की बात की, आप नोट करें कि हमारे जो इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं इंटरटेनमेंट बच्चों को, लेकिन उस तरीके से नहीं। मेरे अपने माशाल्लाह जो बच्चे हैं, आप हैरान होंगे कि वो OTT, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और उन पर जाकर जो है वो तफरीह का सामान तलाश करते हैं। पाकिस्तानी चैनल्स जो है अपने कैटलॉग में, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जो कंटेंट है, वैसे तो मैं पढ़ रहा था पैमरा के रेगुलेशन के मुताबिक स्टैगर करना होता है अपने कंटेंट को, अपनी नशरियात को, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो इतना उस पर कुल्ली तौर पर अमल नहीं होता, लिहाजा जो कंटेंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। PTV की आपने लेगेसी की बात की, बिलाशुबा पाकिस्तान टेलीविजन की लेगेसी अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अपने इंडिपेंडेंट आर्ट्स चैनल्स हैं। PTV होम, जिसको पहले PTV कहा जाता था, उसके सामने अभी भी मुनफरिद मुकाम रखते हैं। आपको याद होगा बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था कलियां। अच्छा अनवार साहब, अब चूंकि आप बात कर रहे थे, हम PTV की लेगेसी की बात कर रहे हैं, OTT के अंदर और नेटफ्लिक्स के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है सर कि हम उस कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं सो वी कैन ट्रस्ट देम, और हम नहीं देख पाते उसके अंदर क्या कंटेंट हमारे बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है। अब एक ऐप, आई डोंट नो हमारे कितने व्यूअर्स को पता होगा, बट PTV डू हैव एन एंटरटेनमेंट ऐप जहाँ पर PTI के सारे क्लासिकल ड्रामाज और शोज मौजूद हैं, और मैंने खुद कई ड्रामाज उस पे देखे हैं। बट द पॉइंट इज कि वो भी कहीं ना कहीं टेक्निकली थोड़ा सा इट्स बिहाइंड द बार, वो उस तरह नहीं है। मतलब आप अगर कोई ड्रामा पुराना या तरन्नुम शो की बात कर लें, उसकी सारी एपिसोड्स उस ऐप पे मौजूद हैं, लेकिन आप लगाते हैं तो टेक्नोलॉजिकली वाइज वो स्ट्रीम उस तरह नहीं कर सकते, वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर है, ये तमाम चीज़ें, मतलब वो कंटेंट है बट उसको सही तरीके से हम एसेस नहीं कर पाते। आपको नहीं लगता एक मेजर प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म वी एक्चुअली नीड जहां पर हम नेटफ्लिक्स वाली क्वालिटी देख सकें उस कंटेंट में, बिकॉज वो PTV ऐप तो वो नहीं हमें फराहम कर पाती। आप बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर स्पॉट ऑन। पाकिस्तान टेलीविजन ने जो ऐप यूज किया था, मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी जो ये पुराने ड्रामे थे एक्चुअली उनको डिफरेंट मॉड्यूल पे स्टोर नहीं किया गया, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे, और जब उनको PTV के ऐप पे डाउनलोड किया जाता है तो वो HD क्वालिटी जो आपको मिलनी चाहिए नहीं मुयस्सर आती, और स्ट्रीम भी आहिस्ता हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब को ये सजेशन भी दी थी कि आप चाह रहे हैं कि PTV को वायबल करें, कमर्शियली इंडिपेंडेंट करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ PTV डिजिटल एज वेल। जैसे आप बात कर रही हैं PTV डिजिटल पे, आप एक पूरा जैसे तमाम टेलीविजन चैनल से अपना डिजिटल चैनल भी स्टार्ट किया है, उस तरह का आप स्टार्ट करें। और देखें लेगेसी तो रहती है, चलें वो उसकी अगर क्वालिटी कम भी, आप नई चीजें क्रिएट करें। आप HD क्वालिटी में नए कंटेंट को लेकर आए, ठीक है। आप मतलब अब बच्चों की डिफरेंट शायद रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट प्रायोरिटीज होंगी। जब हमारा दौर था हमारे कुछ और पर्सपेक्टिव था, अब बच्चे हमसे काफी दे आर हेड एंड शोल्डर्स अहेड ऑफ अस। तो आप एक नया कंटेंट क्रिएट करें, उसके लिए जैसे आपने कहा कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। OTT है, नेटफ्लिक्स है, दीगर और आपके जो चैनल्स हैं वो उन पे आप कंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऑप्शंस बड़ी जबरदस्त किस्म की दी जाती हैं। तो व्हाई डोंट वी अडॉप्ट दिस थिंग। देखिए PTV आज के दौर में अगर PTV और टेलीविजन एज ए होल ने अपने आप को खड़ा करना है सोशल मीडिया के मुकाबले में, तो दौरे जदीद के तकाजों से अपने आप को हम आंग करना होगा, वरना ये तो आपको पता है एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। डार्विन की थ्योरी हम जब बच्चे थे पढ़ते थे, अगर टेलीविजन अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में नहीं जाएगा तो अखबार वाला हाल हो जाएगा कि अखबार हम पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए। ऑनेस्टली पहले मैं अखबार पढ़ता था, उसके दारिये पढ़ता था, अब मैं तमाम खबरें एक्स पे और डिफरेंट एप्स पे देखकर अखबार में सिर्फ 5 मिनट के लिए आई जस्ट रीड दी हेडलाइंस। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहले अखबार लोग ओपिनियंस पढ़ते थे, कॉलम्स पढ़ते थे, ठीक है, वहां पर आपको एक बैकग्राउंडर मिलता है, लेकिन जब आपने अगर अपने आप को इन लाइन रखना है, इन कंटेंशन रखना है, तो फिर आपको दौरे जदीद के तकाजों से अपने आप को हम करना होगा, कंटेंट क्रिएट करना होगा। अगर पुराना कंटेंट है उसको भी चलाएं, क्वालिटी आपने सही कहा वो उस लेवल की नहीं है, उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि उन्होंने मुझे बताया कि ये पुरानी। अच्छा अनवर साहब, अब एक और फैक्टर भी है सर कि अब जितने भी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग PTV, अब चूंकि सोशल मीडिया एक कॉम्पिटिटर की हैसियत में खड़ा हुआ है इनके सामने, सो उनको सोशल मीडिया के साथ अलाइन किए बगैर चैनल्स कैन ऑल्सो नॉट वर्क। रेवेन्यू मार्जिन, देखिए कोई चीज़ मुफ्त तो नहीं चलनी, चैनल्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो आपको लगता है कि अब दोनों को अलाइन कर ही एक
सक्सेसफुल चैनल या फिर टेलीविजन प्रोजेक्ट, या हम उसको जिंदा तभी रख पाएंगे? एग्जैक्टली देखिए, वैसे भी एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हम फीडबैक पे हमेशा बहुत बिलीव करते हैं। तो फीडबैक जो लोगों की है, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो अब लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन, उसके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो इस मुसाफिकती दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर टेलीविजन अपने आप को इनलाइन नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के जो सदारती इलेक्शन है वो सारा मीडिया एक तरफ और सोशल मीडिया ने लोगों तक घर घर पहुंचा दिया। इसी तरह आप देख लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें कि उनका सोशल मीडिया जो है वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्म, इसलिए वो अपने आप को मैसेज जो है उनका वो चला जाता है। तो आपको अगर कंटेंट भी लाना है, और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें सिर्फ सियासत से हटके हमें दीगर शोबाजात पर भी अपने आप को फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। जिस तरह से अभी आप पीटीआई का जिक्र कर रहे थे, तो हमने एक्स को छोड़कर नीले आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। अनवारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो जनाब, अच्छा कंटेंट देखिए, और जिस पीटीवी ऐप का हमने जिक्र किया, इंडीड अ प्लेंटी ऑफ ट्रायर इज देयर, बट क्या करें, अगर उसको जब तक रिवैम्प नहीं किया जाएगा हमारे बच्चों तक वो नहीं पहुंचेगा। इसी के साथ आज का शो होता है खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह एक नई सुबह के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज।